हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्लास 10 के चैप्टर रियल नंबर का नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ। ठीक, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। ठीक, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है। एक बार फिर से समझिए। कह रहा है एक मिठाई बेचने वाली है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि वह इन बर्फियों से ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और जो बर्फियां हैं वो परात में कम से कम स्थान घेरे। ठीक, तो बर्फियों की संख्या तो आपको पता है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं एक ढेरी में 10 बर्फी है तो दूसरी ढेरी में भी 10 बर्फी होनी चाहिए, तीसरी ढेरी में भी 10 बर्फी, या एक ढेरी में 8 बर्फी है तो दूसरी ढेरी में भी 8 बर्फी, तीसरी ढेरी में 8 बर्फी। ठीक, और ये इसका मतलब क्या है कि बर्फियां परात में कम से कम स्थान घेरे। मतलब कि ऐसा नहीं कि बर्फी हमें पूरा एकदम से दूर दूर फैला देना है। ठीक, वो ढेरी बनाना है इस तरीके से कि बर्फियां क्या है, कम से कम स्थान पे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा बहुत इसको समझेंगे कि कैसे क्या होगा। ठीक, तो देखिए काजू की बर्फियों की संख्या कितनी है? 420। बादाम की बर्फियों की संख्या 130। तो कुछ लोग ध्यान रखते हैं कि हाँ ये बादाम वाला क्वेश्चन है, ये बर्फी वाला क्वेश्चन है, इसका क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, महत्तम समापवर्तक ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन समझिए तो कैसे कि इसका महत्तम समापवर्तक लेना है। नहीं, अगर मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया तो उसी में फंस जाएंगे सभी लोग। तो आगे देखते, पहले इसको समझिए। काजू की बर्फियों की संख्या कितनी है? 420। बादाम की बर्फियों की संख्या 130। ठीक, और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। तो हमने माना कि ये एक मान लेते हैं। ठीक, ये जो दिखाया गया है यहाँ पे कि परात है और परात में मान लेते हैं ये बर्फियों के ढेर है। ठीक, ये क्या है? बर्फियों के ढेर है। अब हमने माना कि ये जो ढेर है इसमें बर्फियों की संख्या x है, इस ढेर में भी बर्फियों की संख्या x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो ऐसे सभी ढेरों में बर्फियों की संख्या कितनी होगी? x होगी। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए बता रहे, जैसे मान लेते हैं आप क्या 5 ढेरी आपने लगाया, 5 ढेरी, और एक एक ढेरी में आपने 8-8 बर्फी लगाई, तो कुल बर्फी कितने थी? 8 पंचे 40। उसी तरीके से सोचिए कि जब एक एक ढेरी में x बर्फी है तो काजू के ढेरियों की संख्या कितनी होगी? कुछ पता है? जो काजू के बर्फी हैं उनकी भी कुछ ना कुछ ढेरी लगेगी और जो बादाम की बर्फियां हैं उनकी भी कुछ ना कुछ ढेरी लगेगी। तो हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि काजू के बर्फियों की जो ढेरियां हैं वो हमने y मान लिया। ठीक, काजू के बर्फियों की जो ढेरियां है वो y मान लिया। तो ध्यान से सोचिए, एक ढेरी में बर्फियों की संख्या x है तो y ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होगी? y इंटू x। ठीक, और जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको 420 के बराबर मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अब एक ढेरी में बर्फियों की संख्या x है, तो बताइए जब आप 130 बादाम की बर्फियां लेंगे और लगाएंगे तो कुछ ना कुछ ढेरी तो लगेगा ही। तो हम मान लेते हैं कि एक ढेरी में अगर काजू के या बादाम के बर्फियों की संख्या x है तो हमने मान लिया कि जो बादाम की ढेरी है वो z है। तो z ढेरी में बादाम की बर्फियों की संख्या कितनी होगी? x होगी। ये हो गया। फिर उसके बाद सोचिए, बताइए बर्फियां जो है परात में कम से कम स्थान कब घेरेगी? जब एक एक ढेरी में अधिक से अधिक बर्फी लगाया जाए।
एक एक ढेरी में अधिक से अधिक अगर बर्फी रख देंगे तो ज्यादा नहीं फैल पाएंगी, तो वो क्या है, परात में कम से कम स्थान लेंगी। ठीक, इसका मतलब तो ये निश्चित हो गया कि कम से कम स्थान तब घेरेंगी जब एक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिकतम हो। तो क्या अधिकतम हमको मिल गया? तो हाँ, अधिकतम हमको मिल गया। फिर उसके बाद ये y और x क्या है? 420 के गुणनखंड है, फैक्टर है। यहाँ पे 130 का फैक्टर क्या है? z इंटू x, और x दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब x क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। और फिर उसके बाद में x क्या है? x हमको मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि परात में बर्फियां क्या है, कम से कम स्थान तभी घेरेंगी जब वो अधिक से अधिक होगा। ठीक, अधिक से अधिक बर्फियां उसमें रहेंगी। तो इसका मतलब क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इसका निकालना है। ठीक, HCF महत्तम समापवर्तक। तो चलिए हम निकालते हैं इसका महत्तम समापवर्तक। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे कि इसका महत्तम समापवर्तक क्यों निकालना है। ठीक, तो इसको हम ये चित्र भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखिए 2 नंबर यहाँ पे आपको दिया रहेगा, तो बड़े वाले को A और छोटे वाले को B मान लीजिए। तो A बराबर हमने मान लिया 420 और B बराबर हमने मान लिया 130। तो यहाँ देखिए क्या 420 जो है वो 130 से बड़ा है, तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड, ठीक, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो देखिए होगा क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF निकालते हैं। तो हम नंबर को कैसे लिखेंगे? A बराबर BQ प्लस R के रूप में। ठीक, तो A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। ठीक, ऐसे। तो देखिए A कितना है? A है 420, B कितना है? B 130 है। अब Q यहाँ पर क्या है? Q भागफल है, मतलब 130 से 420 में भाग दिए हैं तो कितना भागफल आया है ये। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, 130 से 420 में भाग दिया, तो 13 किया 39, यानी 3 बार जाएगा। ठीक, ये इतना, और यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 30। ठीक, तो भागफल कितना निकला? देखिए भागफल कितना मिला? 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 प्लस R शेषफल है, शेषफल कितना आया? 30। ठीक, ये हो गया। तो बात यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक, तो आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि शेषफल जो है, चूंकि शेषफल 30 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर आप लिख दीजिएगा फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रयोग करने पर। तो किसके लिए प्रयोग करेंगे? 130 और 30 के लिए। जैसे आप छोटे क्लासों में HCF निकालने के लिए क्या करते थे, फिर ये जो शेषफल आया था इसको भाज्य मान लेते थे, और यहाँ पे जो भाज्य, इसको भाजक मान लेते थे, और यहाँ पे जो 130 था इसको भाज्य, यहाँ से इस तरीके से भाग करते थे। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें बिल्कुल वही रूप लिखना है, लेकिन A बराबर BQ प्लस R के रूप का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस जगह पे रखेंगे। तो ये हो गया 130 बराबर, इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 30। अब बताइए 30 से जब हम 130 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? भागफल क्या आएगा? तो 30 चौका कितना होगा? 120, और शेषफल कितना आएगा? 10। तो यानी Q का वैल्यू 4 और शेषफल कितना आएगा? 10। तो यानी 4 बार जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा? 10। फिर देख रहे हैं आप शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा फिर कि चूंकि शेषफल जो है, शेषफल 10 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या करेंगे, फिर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो अब की बात किसके किसके लिए? 30 और 10 के लिए लगाएंगे। तो 30 को यहाँ लिखेंगे, ये हो गया 30। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 से 30 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा?
3 बार जाएगा और शेषफल कितना होगा 0। ठीक, अब देखिए अब हमको क्या मिल गया, शेषफल 0 मिल गया। ठीक, अब आप वैसे भी सीख सकते हैं 10 से अगर क्या करेंगे, 10 से हम फिर 30 में भाग देंगे, तो 10 से अगर हम फिर 30 में भाग देंगे तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30। अब देखिए अंतिम भाजक ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, भाग करते जाइए और जब आपको रिमाइंडर यानी शेषफल 0 मिल जाए तो अंतिम डिवाइजर, फाइनल डिवाइजर जो है अंतिम भाजक वही एचसीएफ होता है। ठीक, तो यहाँ पे 10 क्या है, 10 हमारा एचसीएफ है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, 10 जो होगा वो 10 एचसीएफ यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि रिमाइंडर यानी शेषफल जो है वो 0 के बराबर आ गया, इसलिए या हेंस अतः एचसीएफ जो होगा 420 और 130 का वो 10 होगा। मतलब एक एक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। ठीक, एक एक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, आप क्या लिखेंगे 420 बराबर 130, 130 से 420 में भाग देंगे कि भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा 30। ये क्या है a बराबर b q प्लस r। फिर क्या करेंगे, इसके और इसके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो 130 बराबर फिर ये क्या हो जाएगा 30, 30 से 130 में भाग देंगे कई बार जाएगा 4, शेषफल कितना 10। फिर इसके लिए तो 30 बराबर 10 से 30 में भाग देंगे कई बार जाएगा 3, शेषफल कितना बचेगा 0। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या होगा एचसीएफ कितना 10, यानी अंतिम भाजक ही क्या होगा एचसीएफ होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। ठीक, आप चाहे ऐसे करिए लेकिन इसको इस रूप में लिखा करिएगा। ठीक, ये रफ वर्क है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।